लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ। हम लोगों ने एक बेसिकली यूआई बनाया था, ठीक है। और इसके अलावा जावा स्क्रिप्ट के अंदर हमने कुछ थोड़ा बहुत काम किया था। पहले मैं ज़रा यूआई दिखा दूँ आपको, थोड़ा सा रिवीजन दे दूँ लास्ट क्लास का, कि लास्ट क्लास के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमारी हो गई थी, ठीक है, ताकि आप लोग एक सेम पेज पे आ जाएं सब। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कुछ ये चीज़ें बनाई थी, ऐसी है, ठीक है। हमने एक बेसिक सा यूआई बनाया था। अब हमने इसको बेसिकली यहाँ पे हमें करना है डायनामिक, ठीक है। डायनामिकली मैंने आपको बताया था हमारे पास एक एपीआई होती है जिसका नाम क्या होता है, api.github.com/users स्लैश और आपका यूज़र का नाम जो भी है, ठीक है, ये हमारा हमें हिट करना था, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे किस तरीके से हमने, और जावास्क्रिप्ट में क्या किया हमने, जावास्क्रिप्ट मैंने आपसे कहा था कि भाई हम सारा काम एक ही जगह कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग करें, यानी कि हर चीज़ को फंक्शन बना बना के उसमें लॉजिक यानी बेसिकली कोड स्प्लिटिंग करें, कोड को सेपरेट रखें, हर चीज़ों का कोड सेपरेट रहे। इसे कहते हैं कोड स्प्लिटिंग, कि कोड को मैंने स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है, एज पर नीड। अब मैंने यहाँ सबसे पहले दो फंक्शन बनाया था, एक बनाया था मैंने फैच एपीआई का फंक्शन, और एक मैंने अपनी सारी फॉर्म हैंडलिंग वगैरह करी थी कि अच्छा, और मैंने यहाँ पे कुछ थोड़े से वैलिडेशन की थोड़ी सी लगाई थी, क्या कि भाई इनपुट की वैल्यू गेट करो, अगर इनपुट की वैल्यू एम्प्टी आए, फॉर एग्जाम्पल अगर यूज़र एम्प्टी फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो फिर हमें एपीआई पे हिट नहीं देनी। तो हम क्या करेंगे, हम उसको एक अलर्ट दिखाएंगे कि रिक्वायर्ड फील्ड्स आर मिसिंग, कि भाई आपके रिक्वायर्ड फील्ड मिसिंग है। एल्स के ऊपर हमने अभी के लिए फॉर नाउ हमने कहा था कि भाई फॉर्म को रीसेट करवा दो, लेकिन बाद में हमें इसको एपीआई को कॉल करना है इसके अंदर, ऐसी है। अच्छा, अब यहाँ पे एपीआई का हमने एक सेपरेट फंक्शन बनाया था और हमने इसको यहाँ पे कॉल करके भी देखा था कि हमारे पास चीज़ें कॉल हो रही हैं। मैं एक दफ़ा आपको दिखा भी देता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे Ctrl+Shift+C करता हूँ और इसको रिस्पॉन्सिव वगैरह से हटाते हैं, कंसोल में अगर मैं आऊँ तो देखें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसके अंदर मेरे पास पूरा का पूरा मेरा जो ऑब्जेक्ट डेटा जिस जिस जो यूज़र नेम रखे मैंने हिट करी एपीआई, वो मेरे पास आ रही है पूरी, ऐसी है, ठीक है। अब डेटा तो आ गया, अब इसको सिर्फ मुझे दिखाना है, शो करवाना है, इंटीग्रेट करवाना है। तो इसके लिए क्या हमारे पास होंगी चीज़ें, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ से डेटा आ गया। अब इस फैच एपीआई, अब देखें अब यहाँ पे क्या होता है जब भी आप फंक्शन बनाए काम करते हैं, ये जो रिस्पॉन्स है, ये जो रिस्पॉन्स मेरे पास आया है डेटा के नाम के वेरिएबल के अंदर, आप मुझे बताएं कि मैं इस डेटा को यहाँ कहीं बाहर इस फॉर्म में एक्सेस कर सकता हूँ। अभी सिंपल जावास्क्रिप्ट के सवाल है। सवाल मेरा ये है, ये डेटा जो है ना, डेटा इसके अंदर मेरे पास ये पूरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जो मुझे चाहिए। आपको पता है कि ज़रा गौर से सुनिएगा, आपको पता है कि जो अगर मैं जो फॉर्म की लॉजिक यूज़ करनी है सारी, वो एल्स के अंदर काम करना है सारा मुझे। ऐसे इफ़ तो इफ़ का तो चेक जब चलेगा तब एम्प्टी सबमिट होगा। तो आप मुझे बताएंगे इस डेटा नाम के वेरिएबल को मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ इस एल्स के अंदर, कर सकता हूँ? सोच के जवाब दें, रिटर्न क्यों करना पड़ेगा? वेरी गुड भाई, ये आपको मुझे जवाब देना चाहिए था। ये फर्स्ट क्लास जावा की फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने कि मैं जो डेटा है ना, ये एक देखें इसके अंदर है, एक ब्लॉक के अंदर है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको इसी ब्लॉक में ही मिल सकता है, बस इसके बाहर नहीं मिल सकता। अगर आपको इसके बाहर चाहिए तो आपको इसको रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर चल रहा है। आपको पता है फंक्शन से हम रिटर्न करवा सकते हैं। अब रिटर्न के दो काम होते हैं, एक तो ये होता है कि नीचे का कोड नहीं चलता, जिसके बाद जो रिटर्न के बाद जो नीचे कोड लिखा होगा वो नहीं चलेगा, क्योंकि रिटर्न हो जाएगा। याद आ रहा है? दूसरा काम रिटर्न का क्या होता है कि जो जिस चीज़ को मैं रिटर्न करवा रहा हूँ वो मुझे कहाँ मिलेगी, जब फंक्शन कॉल हो रहा होगा उस टाइम मुझे मिलती है, रन टाइम पे, यानी कि जब फंक्शन कॉल हो रहा कॉलिंग टाइम पे मुझे वो चीज़ मिलेगी, जिसको मैं वेरिएबल में स्टोर करवा के कंसोल करवा लूँगा, ऐसी था। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं मुझे पता है मुझे इस डेटा को यूटिलाइज करना है, डेटा को यूज़ करना है। मतलब भाई मैं यहाँ आ रहा हूँ, मैंने लिखता कंसोल के बजाय मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, रिटर्न कर दो डेटा को जी। अब इसके बाद अगर मैं कोई कोड लिखूंगा ना यहाँ पे, तो ये देखें वीएस कोड ने ऑलरेडी इसको ब्लर कर दिया, मतलब थोड़ा सा कलर लाइट कर दिया। इसका मतलब है कि ये कोड नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर रिटर्न लगा हुआ है। ये इसके बाहर नहीं मिलेगा। रिटर्न का काम ये होता है कि जिस फंक्शन के अंदर आपने रिटर्न लगाया है, वो फंक्शन जहाँ कॉल हो रहा है उस पर्टिकुलर कॉलिंग टाइम की जगह पे आपको मिलेगा रिस्पॉन्स। अब देखें ये रिटर्न मैंने करवाया है इस फंक्शन को, तो ये फैच एपीआई कहाँ कॉल हो रहा है, यहाँ कॉल हो रहा है, तो इस जगह पे मुझे मिलेगा। कहीं नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगा, ये नहीं रखे कहीं भी मिल जाए, कहीं नहीं मिलेगा, 19 पे मिलेगा सिर्फ। अब मैं अगर 19 में मुझे करवाना तो नहीं है, जाहिर सी बात है मुझे कहाँ करवाना है, इस एल्स में करवाना है मुझे, ठीक है। तो मुझे इसका मतलब अब यहाँ मिल जाएगा।
अब मैं फॉर्म में सबमिटेड वगैरह को हटा देता हूँ और फॉर्म को रीसेट हम सबसे लास्ट में करवाएंगे, ठीक है, डेटा आने के बाद। ये हमारा सबसे लास्ट में होगा। मैं यहाँ पे आगे इसको कॉल करूँगा, किसको, फैच एपीआई को कॉल कर दिया मैंने। अब मैंने आपको बताया था कि चलें इसको मैं स्टोर करता हूँ किसी वेरिएबल के अंदर। लेट ए एन एस इक्वल, देखते हैं रिटर्न हुआ ही नहीं हुआ, चेक करते हैं पहले, इसको वेरीफाई करते हैं। तो मैंने किया कंसोल ए एन एस, रिटर्न हो जाना चाहिए। अब तो चेक करते हैं भाई, मैंने रिलोड किया और मैं यहाँ पे आके कुछ सर्च करता हूँ, कुछ भी सर्च कर देता हूँ कि सबमिट पे तो एक ही चीज़ कॉल हो रही है ना अभी फ़िलहाल, ये तो इससे कोई काम नहीं है। क्या आ रहा है मेरे पास, अनडिफाइन आ रहा है। डेटा क्यों लिखेंगे? नहीं ना, डेटा तो यहाँ से मिल रहा है मुझे। अभी मैंने इस इनपुट को डायनेमिक नहीं किया हुआ, अभी बस मैं जो भी इस पे लिख के सर्च करूंगा ना, इन दी एंड डायवेती शामी हिट होगा। सही है, डायनेमिक नहीं किया मैंने अभी इसको। तो मुझे बताइए अनडिफाइन क्यों आ रहा है? अब देखें यहाँ पे एक सवाल, आपको पता है कि ये जो रिटर्न हो रहा है यहाँ पे, ये एक प्रॉमिस है, क्योंकि आपको पता है फैच पे क्या रिटर्न करता है, एक प्रॉमिस। अब इस प्रॉमिस को मैंने दोबारा से रिटर्न करवा दिया यहाँ पे, करवा दिया नहीं करवाया? अब आप मुझे बताएं, जब भी कोई फंक्शन या कोई चीज़ प्रॉमिस रिटर्न करती है उसको हम हैंडल कैसे करते हैं? दैन और कैश में। वेरी गुड, दैन और कैश में। तो इसका मतलब ये फंक्शन मुझे रिटर्न कर रहा है डेटा और इसको मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे। इसका मतलब अगर इसमें जो भी चीज़ मुझे चाहिए तो मुझे कहाँ क्या करना पड़ेगा? मुझे डॉट देन और डॉट कैश में डील करना पड़ेगा। पहले इसको ज़रा वेरीफाई करते हैं कि यहाँ पे आ भी रहा है नहीं आ रहा है। कंसोल करवाता हूँ मैं अगर रिस्पॉन्स को, तो अब देखते हैं। मैं आया, मैंने कुछ भी लिखा, हिट करा, 1 मिनट, नहीं, 1 सेकंड रुक जाओ। फैच एपीआई किया मैंने, डॉट देन मैंने करवा दिया इसको यहाँ पे रिटर्न। ओके, सही है, ठीक है। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमें एसिंग अवेट पे जाना है। देखें, आपको मैंने एक चीज़ यहाँ बताई, इसको भी हटा दें थोड़ी के लिए, अभी रिटर्न को भी हटा दें। सही है। अगर मैं इसको कंसोल करवा रहा हूँ यहाँ पे, कौन तुम कब आ गए भाई? तो मैं देख नहीं रहा। शेयर वेयर ले लो वहाँ से, कोई यहाँ बैठ जाओ। मैं सैरिश मिस से पूछ लो वहाँ पे बैठी हुई कि यहाँ पे एक चेयर लेके बैठ जाओ। मैं सैरिश आ गई, इनसे पूछ लो। भाई देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इधर ही यहीं पे हमारे पास एसिंग अवेट आएगा। मैंने इस फंक्शन को कर दिया यहाँ पे कॉल, इसको एन एस को हटा दें अभी। सही है, कॉल करा मैंने इसको, तो इन दी एंड ये कॉल हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कंसोल डेटा आ जाना चाहिए, चेक करते हैं। आ गया, क्योंकि यहीं पे कंसोल चल रही है। अब इशू क्या आ रहा है, लेकिन मसला है कि मैं इस डेटा को सिर्फ यहीं पे यूटिलाइज कर सकता हूँ बस, इसके बाहर, इस फंक्शन से बाहर नहीं ला सकता मैं। ऐसी है भाई? ऐसा है नहीं है, क्योंकि लोकल स्कोप है, इसका ब्लॉक स्कोप चल रहा है यहाँ पे। अब मसला ये है कि अब मेरे पास एक तरीका क्या है कि मैं इसको रिटर्न करवा दूँ। अब आपको पता है रिटर्न क्या करता है, जिस करंट फंक्शन के अंदर होता है उस फंक्शन के कॉलिंग टाइम पे रिस्पॉन्स को ले जाता है। ऐसी है। अब देखें, ये जो मैं अगर यहाँ लगा रहा हूँ ना रिटर्न डेटा, अगर मैं यहाँ पे इस तरह लगा रहा हूँ रिटर्न डेटा, ये देखें, ये रिटर्न डेटा किस फंक्शन के अंदर आ रहा है? ये सबसे पहले तो आ रहा है इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। ये फंक्शन इस फंक्शन में नहीं आ रहा, ये सबसे पहले तो इस फंक्शन के अंदर आ रहा है, फिर बाद में इस फंक्शन के अंदर आ रहा है, फिर बाद में इस फंक्शन में आ रहा है। कितने फंक्शंस के अंदर एसिड हो रहा है, ऐसी है। तो अगर मैं इसको यहाँ रिटर्न करवा रहा हूँ उसूलन, तो उसूलन ये यहाँ पे फैच एपीआई के कॉलिंग पे नहीं मिलेगा मुझे कहाँ मिलेगा? इस दैन के कॉल पे मिलेगा।
फिर मुझे यहाँ पे रिटर्न करवाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे रिटर्न करवाना पड़ेगा, 3-4 जगह रिटर्न कराना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा कोड कॉम्प्लेक्स हो गया, बिल्ला वजह इतना रिटर्न लग रहा है। तो एक तरीका अब इसमें पता है क्या है, या तो आप इस फैच की जो लॉजिक है ना, या तो आप क्या करो, अगर आपको ये करना आप फंक्शन बनाओ ही। स्क्रीन चली गई, स्क्रीन ऑन हो गई। अच्छा, एक तरीका तो ये है, सुन लो भाई, एक तरीका तो ये है कि आप या तो फिर फंक्शन बनाओ ही नहीं, आप क्या करो, आप इस पूरी फैच की लॉजिक को उठाओ और कहाँ रख दो, बाहर रख दो एल्स के अंदर। इसमें कोई बुराई नहीं है, कर सकते हो आप। लेकिन आप ये चाह रहे हो कि यार मैं ना अलग अलग फंक्शन बना के काम करूँ, मैं ऐसे नहीं करूँ। तो जब आप ये इस तरह काम करना चाह रहे हो कि आप डॉट देन वाई लॉजिक के अंदर आप चाह रहे हो कि मैं अलग फंक्शन बना के काम करना चाह रहा हूँ, तो फिर हमारे पास आता है एसिंग अवेट। अब एसिंग अवेट किस तरह काम करता है, मैं सेम फंक्शन को, इसको मैं हटा नहीं रहा, मैं कर रहा हूँ इसको कमेंट, ताकि आपको पता हो कि क्या है। ये है यूजिंग फैच एपीआई, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ कमेंट। अब मैं सेम फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, यूजिंग एसिंग अवेट। अब आप देखिएगा दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है। एसिंग अवेट से कि सिंटैक्स थोड़ा सा इजी हो जाता है, रीडेबिलिटी थोड़ी अच्छी हो जाती है, लेकिन इसको यूज़ कैसे करते हैं अब देखें। ये मैंने बनाया हुआ यहाँ पे फैच एपीआई वाला फंक्शन, मैं इसी सेम फंक्शन को यूटिलाइज करूँगा एसिंग अवेट के अंदर। देखिए किस तरह करता हूँ। मैं साइड में इस फंक्शन को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि आप दो साइड बाय साइड दोनों को देखते रहें, आपको फ़र्क पता चले कि फ़र्क क्या है दोनों के अंदर। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने वही सेम फंक्शन बनाया, कॉन्स्ट फैच एपीआई इज इक्वल्स टू, सही है, और वही सेम फैच की लॉजिक उठाई यहाँ पे मैंने, फैच, और मैं जो वही एपीआई मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, सही है, वही वाला जो काम वहाँ किया था वो भी यहाँ कर दिया। अब मैं यार डॉट देन नहीं लगाऊंगा। अब बेसिकली फैच क्या करता है, आप फैच में आपको पढ़ाया था मैंने, फैच बताया था क्या करता है। फैच एक प्रॉमिस रिटर्न, एक तो एपीआई फैच करता है और एक प्रॉमिस रिटर्न करता है आपको, जिसको हम डैन और कैश में डील लगाते हैं डील करने के लिए। भाई जो हम डैन कैश यहाँ लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि फैच हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, और आपको पता है कि जब किसी प्रॉमिस को डील करना होता है तो हैंडल करने के लिए डैन और कैश लगते हैं, इसलिए यहाँ डैन कैश लगा रहे हैं। तो ये फैच क्या कर रहा है, मुझे बेसिकली एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। आपको पता है ये एपीआई हिट हो रही है असल में, और एपीआई क्या लेती है, टाइम। तो हमें हम जो प्रॉमिस यूज़ करते हैं वो इसलिए करते हैं कि जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस जो है ना, वो जावास्क्रिप्ट को वेट करवाते हैं कि भाई वेट करो जब तक रिस्पॉन्स नहीं आए जब चलना। ऐसी है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ तो देन कैश हम नहीं लगाना चाह रहे, तो यहाँ पे हमें एक कीवर्ड मिलता है वेट करवाने के लिए, जिसका नाम होता है अवेट। ये क्या करता है, इसके नाम से ही जाहिर है, वेट करवाएगा ये जावास्क्रिप्ट को कि भाई वेट करो जब तक आपका रिस्पॉन्स ना आए, जब तक आगे नहीं बढ़ना, एरर नहीं देना, आगे तो बढ़ जाएगा वो लेकिन एरर नहीं देना जब तक रिस्पॉन्स ना आए। ऐसी है, तो ये यहाँ पे लगाते हैं अवेट। अब इस पर अवेट पे मुझे एक एरर मिल रहा है, इस पर होवर करें, क्या लिखा हुआ है, अवेट एक्सप्रेशंस आर ओनली अलाउ विद इन एसिंग फंक्शन एंड एट द टॉप लेवल ऑफ मॉड्यूल्स। इसको लास्ट वाली लाइन को छोड़ दें, टॉप लेवल को। आप बस ये याद रखें, जब भी आप अवेट लगाएंगे ना, तो अवेट हमेशा लगता है एसिंग के साथ। अब एसिंग कहाँ लगाएं, जो आपके फंक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ आप लगाते हैं एसिंग, ये होता है एसिंग अवेट। अब ये लाइन करवा रही है वेट, ठीक है। अब ये मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न करेगी, जो प्रॉमिस है जो भी है, तो मैं उसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, सही है। ज़रा इस रिस्पॉन्स के अंदर देखते हैं मुझे मिल क्या आ रहा है। मैं ज़रा 2 मिनट के लिए भी स्क्रीन को बंद कर रहा हूँ, मैं दोबारा स्क्रीन को खोलूँगा ताकि आपको सिंटैक्स दिखाऊँ साइड बाय साइड के क्या फ़र्क है दोनों के अंदर। फिर आपकी मर्ज़ी है, आपको जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करना आप कर सकते हैं। रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स, ठीक है, फैच एपीआई का फंक्शन है, मैंने कॉल किया है ऑलरेडी नीचे। मैं आता हूँ यहाँ पे एक रीलोड करता हूँ, मैंने कुछ भी लिखा, सबमिट किया। रिस्पॉन्स के देखिए मुझे एक ऑब्जेक्ट मिला है, लेकिन मुझे मेरा डेटा नहीं मिला। आपको मैंने बताया था फैच के अंदर क्या बुराई है कि एक या जो रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, एक जेसन फॉर्मेट, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में। ये फैच में हमने लास्ट टाइम भी किया था, अगर आपको याद हो। किससे किया था, ये रिस्पॉन्स डॉट जेसन का एक मेथड होता है जिस जो जावास्क्रिप्ट के जेसन को ऑब्जेक्ट बना देता है। लास्ट टाइम ये सारी बातें हो चुकी थी, ऐसी है, बताने की नीड तो नहीं दोबारा।
शुक्र है भाई, वरना आवाज़ आती। सर थोड़ा सा बता दें, कुछ ना कुछ एक रिव्यू दे दें। सही है, तो इसका मतलब रिस्पॉन्स के अंदर क्या आ रहा है मेरे पास, एक जेसन आ रही है, मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे होती है भाई, आप लिखोगे सिंपल रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अब ये जेसन रिटर्न करके मुझे एक ऑब्जेक्ट देगा, तो मुझे फिर कहीं स्टोर कराना पड़ेगा इसको। तो मैंने लिखा कॉन्स्ट डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं इसको हम। सही है, अब मैं करवाता हूँ इस डेटा को कंसोल कि इस डेटा में क्या पड़ा हुआ है। मैंने रिलोड किया, डेटा के अंदर आ रहा है एक प्रॉमिस, ठीक है, पेंडिंग। ठीक है भाई, अब यहाँ पे क्या मसला है, अच्छा ये मैं आपको वही समझाऊंगा, दोबारा उसी फंक्शन पे आए। ये आपको पता है कि जो रिस्पांस के अंदर मुझे मिल रहा था, इस रिस्पांस के अंदर ये क्या मिल रहा था, इस कोड को देखें जरा, जेसन मिल रहा था, ऑब्जेक्ट नहीं। ऑब्जेक्ट तो मुझे इस डेटा के अंदर मिल रहा है जब मैंने रिस्पॉन्स और जेसन का मेथड कॉल किया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, समझिएगा इसको। इस डेटा के अंदर मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा था इस डेटा पैरामीटर के अंदर, क्यों, क्योंकि मैंने ऊपर रिस्पॉन्स डॉट जेसन कॉल किया था पहले। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स के अंदर मुझे क्या मिल रहा था, तो आप क्या बोलेंगे, जेसन मिल रहा था। इस जेसन को मैंने कन्वर्ट किया था जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक और देन लगाया हुआ है, 2 देन लगाया ना यहाँ पे। ऊपर देन क्यों लगाया, बिला वजह नहीं लगाया, उसकी वजह है, हर चीज़ की वजह होती है प्रोग्रामिंग में। क्यों लगाया था, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्स डॉट जेसन कन्वर्ट हो रहा है ना, ये भी एक टाइम लेता है। ये भी क्या लेता है, एक टाइम लेता है। तो इसलिए मैंने इसको भी क्या किसमें किया था, एक डॉट देन लगाया था एक्स्ट्रा इसके लिए। तो बिल्कुल अब ऐसे ही यहाँ पे भी हम जब आएंगे तो यहाँ पे ये क्या ले रहा है, टाइम ले रहा है, तो क्या करूँगा, यहाँ पे भी क्या लगाऊंगा, अवेट लगाऊंगा, क्योंकि ये भी एक टाइम लेता है थोड़ा सा। अब जरा देखते हैं डेटा में क्या पड़ा हुआ है। आ गया वही ऑब्जेक्ट पूरा, सही है। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि भाई आप ना इसको रिटर्न करवाओगे ना डेटा को अगर, तो ये इजीली रिटर्न हो जाता है बनस्पत उस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखें कोई फंक्शन दिख रहा है आपको एक्स्ट्रा, यहाँ देखें फंक्शनों की लाइन लगी हुई थी, 2-3 फंक्शन थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ कोई फंक्शन ही नहीं है। अब अगर मैं फैच एपीआई पे आता हूँ, अब डेटा में आपको पता है प्रॉमिस है, तो मैं इसको डील करूँगा देन और कैच के अंदर, देन और कैच। मैं आता हूँ यहाँ पे इस देन के अंदर, आपको पता है रिस्पॉन्स के अंदर मुझे मिलेगा ये। अब अगर मैं यहाँ पे कंसोल करूँ इस रिस्पॉन्स को, देखिए मैंने यहाँ कंसोल नहीं करा, वो सब बंद कर दिया मैंने यहाँ से, मैं इस रिस्पॉन्स को कंसोल कर रहा हूँ। रिलोड किया मैंने, कुछ भी लिखा, डेटा कहाँ है, रिस्पॉन्स होगा ना, डेटा रिटर्न हो रहा है, लेकिन मैंने उसको रिस्पॉन्स के अंदर से पैरामीटर में रिस्पॉन्स दिया है ना, देखें हो गया आराम से रिटर्न। अब तो अब आप देखिए कोड कितना, 3 लाइन के कोड में मेरा काम हो गया, और जबकि यहाँ पे मुझे कितने जतन करने पड़ रहे थे। मैं दिखाता हूँ आपको साइड बाय साइड कोड करके। आप ये देखें आप कोड, ये कितना कॉम्प्लेक्स कोड है इसके मुकाबले में, 3 लाइन में काम हो गया आपका यहाँ पे। तो इसलिए लोग ज़्यादातर एसिंग अवेट को प्रेफर कर रहे होते हैं, अगर उनको सेपरेट फंक्शन में काम करना पड़ रहा है। अगर उसी में आपने काम करना है तो आप इसी ये फैच के लॉजिक यूटिलाइज कर लें। कंप्लीट नहीं होता ना, अगर ये कंप्लीट करने मुझे हर जगह हर लाइन पे आकर रिटर्न लगाना पड़ता, जो कि बहुत ही समझे कि बहुत ही बुरा कोड समझा जाता। तो जब भी आपने रिटर्न वाला काम अगर करना है तो आप एसिंग अवेट को यूटिलाइज करें। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं मुझे रिटर्न की नीड ही नहीं है, मुझे उसी लाइन में सारा काम करना है एक ही जगह में, तो फिर इसकी नीड, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, आप इस पर काम करें। नॉर्मली ये अप्रोच लोग जब भी यूज़ करते हैं जब उनको फंक्शन बनाए काम करना पड़े, हर चीज़ का एक फंक्शन बनाना पड़ रहा हो उनको, तब ये वाली अप्रोच इस्तेमाल होती है, वरना नॉर्मली फैच से ही काम हो जाता है। अब समझ में आएगा एसिंग अवेट क्या होता है और दोनों में क्या फ़र्क है, समझ में आ गया। अब हमारा केस क्या है, हमने फंक्शन बनाए काम किया हुआ है, तो हमें यहाँ पे एसिंग अवेट ज़्यादा सूटेबल लगेगा। अब देखें यहाँ पे वही वाली बात, अब थोड़ा याद करें ज़रा प्रोमिस को। प्रोमिस में क्या होता है कि अगर रिजॉल्व होता है प्रोमिस तो आपका देन चलता है, अगर रिजेक्ट होता है तो कैच चलता है। देखें यहाँ तो कोई रिजॉल्व रिजेक्ट की कहानी ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो रिजॉल्व और रिजेक्ट का फैसला कर रहा है वो क्या कर रहा है, ये एपीआई कर रही है। अब एपीआई मेरी रिजॉल्व हुई है, तभी मुझे क्या मिला है, सॉरी तभी मेरा देन चला है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैच कैसे चलेगा। याद है आपको मैंने कहा था भाई कि अगर कोई यूज़र फाइंड नहीं होगा तो अनडिफाइंड या एरर नहीं होगा, ये भी एक रिस्पॉन्स होगा। तो आपको मैंने कहा था आपके दिमाग में एक सवाल होगा यार फिर एरर क्या होगा, जब यूज़र फाइंड नहीं हो तो ये भी अगर मैं कह रहा हूँ कि रिस्पॉन्स देन चल रहा है तो एरर क्या होगा। मैं आपको दिखाता हूँ एरर क्या होगा। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने लिखा है फॉर एग्जांपल एरर, और मैंने लिखा कंसोल कर दो भाई एरर को, और मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि एरर मैसेज आ रहा है। सॉरी, सही है।
अब देखिए मैं कुछ उल्टा सीधा लिख के भी अगर टाइप करूंगा ना यहाँ पे, मैं यहाँ पे आया, मैं लिखा कुछ भी ये देखिए अब भी दैन चलेगा, कैच नहीं चलेगा। कैच के लिए मैंने पहचान लगा दी, यहाँ पे एरर का एक मैंने लिखवा दिया हार्ड कोर स्ट्रिंग, या मैं यहाँ भी काम कर देता हूँ। अभी एक काम करता है भाई, ये दैन चल रहा है मेरे पास, सही है। अब थोड़ा कोड आसान हो जाएगा समझना। मैं यहाँ पे आता हूँ, देखें इस नाम का यूजर कोई मौजूद होगा, नहीं होगा, लेकिन देखें अभी भी दैन चलेगा, कैच नहीं चलेगा। ये भी एक रिस्पॉन्स है, एरर नहीं है। क्या चला? दैन चला है, सही है। यहाँ पे कैच नहीं चला, दैन चला। इसको छोड़ दें, ये जो क्या आ रहा है, लेकिन ये देखिए इस पर फोकस करें, दैन चला है आपका। अब कैच कब चलेगा? अब मैं यहाँ पे आकर इंटरनेट बंद करता हूँ, सही है। एरर प्रोड्यूस करना है ना मुझे, तो इसलिए मैंने लोड किया है। यहाँ पे मैंने लिखा अरे ये क्या मैंने उससे किया हुआ था, अरे बूटस्ट्रैप लगाई हुई है, सीडीएन लगाई हुई है। रुक जाओ, एक काम करते हैं, पहले इसको रिलोड कर लूँ पूरा मैं। ठीक है, अब ऑफ करता हूँ, सही है। अब मैं आता हूँ, मैंने कुछ सर्च किया, अच्छा एरर शो नहीं हुआ, आ गया एरर। अब क्या चला है? कैच चला है आपका, समझ रहे हैं? ये एरर है, ये रिस्पॉन्स नहीं है। तो फिर दैन ही अभी तो दिखाया चला के दैन आया था ना। हाँ, अच्छा ये सिर्फ इंटरनेट, सिर्फ कंडीशन नहीं है एरर लाने की। ये मैंने, मेरे पास अभी और कोई तरीका था नहीं, मैंने आपको ये तरीका करके दिखाया। और हो सकता है कि इसका गिटहब का सर्वर डाउन हुआ होगा, तो आपको इंटरनल सर्वर एरर 500 मिलता है। कुछ स्टेटस कोड्स होते हैं सर्वर के, ये हम नोट जेएस में पढ़ेंगे, नोट जेएस के अंदर पढ़ते हैं चीज़ें। ये सर्वर के कुछ कोड्स होते हैं, 500, 404, 200। तो ये आपको बैकएंड सर्वर से आ रहे होते हैं, ये बताते हैं कि भाई आपको एरर आया है, ये गुड बैड रिक्वेस्ट है, गुड रिक्वेस्ट है, या क्या चीज़ है। अब जैसे ये है ना, ये आएगी बैड रिक्वेस्ट। हमारे पास यहाँ पे देखें, एक और चीज़ आपको बताऊँ मैं, ये नेटवर्क के अंदर है, यहाँ पे आपके पास सारी चीज़ें आ रही होती हैं। देखें यहाँ पे ये एक मैंने इसको सर्च करके किया था सबमिट, इसको ज़रा खोलें, यहाँ पे आप आ जाएं। इसको ज़्यादा अभी इसमें इन्वॉल्व नहीं होएगा, मैं आपको वैसी लर्निंग के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ मैं आपको, रिस्पॉन्स में नहीं। ये देखें यहाँ पे आ रहा है फेल्ड, ये मुझे कोड नहीं बता रहा अभी यहाँ पे, वरना यहाँ पे कोड आ रहा होता है। देखें यार स्टेटस 200 200 200। अगर मैं इंटरनेट ऑन करूँ, ठीक है, और मैं अगर कोई हिट करूँ इसको दोबारा से, अब देखें क्या है 404। अगर आप कंसोल खोलेंगे ना, चला अब भी दयनीय है, लेकिन अब जो एरर आया है 404 का, आपको पता है 404 कब आता है? नॉट फाउंड जब होता है। तो ये यूज़र इसको नहीं मिला, इसलिए मुझे 404 एरर मिला है। जितने भी एपीआई की हैंडलिंग होती है ना, रिस्पॉन्स वगैरह, नेटवर्क पे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, नेटवर्क मॉनिटर सारा यहाँ से करते हैं। जब भी एपीआई से डील करते हैं ना, तो आप इस नेटवर्क टैब को यूज़ करते हो। अभी मैं से आपको दिखा रहा हूँ, आपने यूज़ नहीं करना है इसको, अभी बस सिर्फ लर्निंग के लिए देखें कि यहाँ पे इस तरह यूज़ करते हैं इसको। क्लियर है? दैन कब चलेगा, कैच कब चलेगा, समझ में आ गया। प्रॉमिस किस तरह हैंडल हो रहा है वो समझ में आ गया। एसिंग अवेट क्या होता है, दैन कैच क्या होता है, क्लियर हो गया? क्लियर है? आगे बढ़ें। अब क्या करना है भाई, डेटा तो आ चुका है। अब आपने एक टर्म सुनी होगी बहुत, एपीआई इंटीग्रेशन, वो यहाँ हम करने जा रहे हैं। हमारे पास एपीआई से डेटा आ गया, अब हमें इसको अपने एचटीएमएल के अंदर इंटीग्रेट करना है, डेटा को डायनेमिक करना है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं एपीआई इंटीग्रेशन। नॉर्मली रिएक्ट के डेवलपर्स ये काम करते हैं कि बैकएंड वाले उनको एपीआई बना के देते हैं, वो पूरी आपके एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करते हैं उसको, सही है। तो अब हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना है इसको। इंटीग्रेट कैसे करना है? सबसे पहले मुझे पता है रिस्पॉन्स के अंदर ये रिस्पॉन्स में ये चीज़ें आ रही हैं, सही है। मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा, मैं बनाता हूँ, ये एक काम करते हैं, अभी फंक्शन में नहीं रखता इसको, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अभी डायरेक्टली काम करते हैं। ठीक है, इस दैन में मुझे काम करना पड़ेगा अब सारा का सारा, ऐसी है। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मैं यहाँ पे आता हूँ एचटीएमएल के अंदर, मेरा सारा डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, इस कार्ड के अंदर सारी कहानी चल रही है, ऐसी है। मैं यहाँ पे आता हूँ, एक काम करते हैं, ये इमेज मुझे चाहिए ना,
मैं इस कार्ड को अगर एक और डिफ के अंदर ले लूँ तो कोई इशू है क्या जी? और इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ या एक आईडी दे देता हूँ गेट करने के लिए, कार्ड कंटेनर। सही है, कोई मसला तो नहीं है? देखते हैं भाई, कोई यूआई पे तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई फ़र्क नहीं आ रहा। सही है। इसका फ़ायदा क्या मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं इस पूरे कार्ड को उठा सकूँ। किस तरीके से, मैं यहाँ पे आया, कॉपी किया मैंने और मैं इधर ही फॉर्म के अंदर आके उठाता हूँ। मैंने यहाँ लिखा कॉन्स्ट कार्ड कंटेनर इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये आईडी पास करी। अब इस कार्ड कंटेनर को मैं उठाऊंगा, मैं बोलूँगा भाई कार्ड कंटेनर के अंदर क्या कर दो, इनर HTML कर दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूँगा, आऊँगा इस पूरे कार्ड को उठा लूँगा, कॉपी और यहाँ पे आके पेस्ट। डिव तो उठाना था भाई, एक्स्ट्रा डिव उठा लिया? नहीं नहीं, कार्ड उठाया ना पूरा, कार्ड ही तो उठाना है पूरा मुझे। सही है, अभी रुक जाओ, अभी करते हैं। अभी अगर कमेंट कर देंगे तो मसला हो जाएगा। क्यों, बताता हूँ क्यों। अभी आपको बताता हूँ सारी चीज़ें। ये हो गया, ये हो गया। इस पूरे को यहाँ से पकड़ो, थोड़ा सा कोड को इंडेंट कर देते हैं। सही है भाई, आप कह रहे हैं कमेंट कर दें सर। अच्छा भाई, कर देता हूँ कमेंट में। सही है, मुझे बताएं, रिलोड करूँगा तो कुछ भी नहीं आएगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। मैं जब कुछ लिख, देखें आपने अभी कुछ लिख के सबमिट किया है फॉर्म जब मैं सबमिट करूंगा तब ये लॉजिक चलेगी ना यहाँ पे। सबमिट इवेंट कब चलता है, फॉर्म सबमिट होता है। फॉर्म सबमिट तो हुआ ही नहीं है, तो अभी मैं इसको कमेंट नहीं करूंगा ताकि यूआई मेरे पास मौजूद रहे। अभी कमेंट करेंगे इसको बाद में। सही है। अच्छा, अब मुझे डायनामिक करना है इसको। अभी तो हार्ड कोड जो मैंने बस पास किया है अंदर वही जा रहा होगा, ऐसी है। तो अब कैसे करूँगा डायनामिक, आपको ये चीज़ पता है कि मेरे पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इनपुट वैल्यू से आ रहा है, ऐसी है। अब इस इनपुट वैल्यू को मुझे कहाँ यूज़ करना है, यहाँ पे। कैसे भिजवाऊँ मैं, कैसे कैसे भिजवाऊँ? ये तो यहाँ पर है इनपुट वैल्यू, ये यहाँ फंक्शन वहाँ पड़ा हुआ ऊपर, कैसे भिजवाऊँगा? पैरामीटर आर्गूमेंट्स। भाई क्यों सुन बैठे हो सारे, सबको जवाब देना चाहिए था। ये चीज़ें हमने स्टार्ट में पढ़ी हैं बिल्कुल, जावा की शुरुआत में। क्या बात है, एक बंदे ने बताया बस मुझे। आप बोलेंगे सर कोई मसला ही नहीं है, ये फंक्शन है यहाँ पे, ये यहाँ कॉल हो रहा है, इसके पैरामीटर में इसको पास करें, ये रिसीव होगा, सॉरी इसके आर्गूमेंट में पास, आर्गूमेंट पे होता है जब कॉल करते हैं, ये आर्गूमेंट में पास करें, ये रिसीव होगा पैरामीटर में और यहाँ पास कर दें, सिंपल। पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें ये। देखें क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ये इनपुट वैल्यू आपको पता है जब फंक्शन के जब कॉल हो रहा होता है और जब उसमें कोई चीज़ पास की जाए वो क्या कहलाती है, आर्ग्यूमेंट। अब जो यार फंक्शन मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया है, रिसीव कहाँ होगा, इसके पैरामीटर में। इसको मैं रिसीव वैल्यू के नाम से कह देता हूँ, ठीक है। वैल्यू को मैंने उठाया, अब ये मुझे यहाँ पे करवाना है। आपको पता है जब भी ये स्ट्रिंग है, पूरी पे स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग के बीच में जब आप कोई कॉन्कैटेनेशन करवा रहे होते हैं तो हमने क्या सीखा है, बैकटिक्स यूज़ कर लेते हैं। पहले हम प्लस प्लस ला के काम करते थे, अब हम बैकटिक्स से कर लेते हैं। अब मैं इसको हटाऊंगा यहाँ पे और ऐसे डॉलर साइन के साथ क्या करूँगा, इसको डायनेमिक कर दूंगा। सही है भाई, हो गया हमारा काम बस। अब इस पे हेड पे रिस्पॉन्स तो मेरे पास आ जाएगा। अब रिस्पॉन्स का डेटा उठा के मुझे यहाँ पे डायनेमिक करना है। कैसे डायनेमिक करेंगे भाई, आपको पता है रिस्पॉन्स के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। पहले सबसे पहले क्या चीज़ है भाई, इमेज है। अभी तो इमेज में हार्ड कोड लगी हुई है ना। अब इमेज उठाएंगे, इमेज के यूआरएल कहाँ से, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूँगा। इमेज कहाँ से आती है, अवतार यूआरएल। कॉपी कर लें इसको यहाँ पे। अभी रिस्पॉन्स एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर मिल रहा था, तो ऑब्जेक्ट में कैसे जाते हैं, डॉट करके जा रहे होते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, ये जो इमेज में SRC रखा हुआ है, बैकटिक्स लगे हुए क्योंकि, तो डॉलर साइन से मैं डायनेमिक कर सकता हूँ चीज़ों को। कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, कर सकते हैं भाई। आप सिंपल यहाँ पे आ जाएं, जितना भी इस यूआरएल इसको हटाएं और यहाँ पे डायनेमिक करके क्या करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट अवतार यूआरएल। सही है भाई। और क्या क्या डायनेमिक करना है, नाम कहाँ मिल रहा है भाई मुझे, ये रहा रिस्पॉन्स डॉट नेम के अंदर। तो ये जो नेम है, ये जो एहतिशाम हार्ड कोड किया हुआ है, यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा,
रिस्पॉन्स डॉट नेम। उसके बाद बायो आई हुई है, बायो कहाँ आती है भाई, ये रही, कॉपी करें, ये भी हार्ड कोड लिखी हुई है, इसको यहाँ से हटा दें और रिस्पॉन्स डॉट बायो। सही है। इसके बाद क्या है भाई, फॉलोवर्स की लिस्ट है। फॉलोवर्स कहाँ आते हैं, ये रहे, सब डेटा आपको एपीआई से मिल रहा है, आपने बस रखना है उसको उठा के। ये कैसे जाएगा भाई, रिस्पॉन्स डॉट फॉलोवर्स। अच्छा मैं रिस्पॉन्स डॉट क्यों लगा रहा हूँ बार बार, क्योंकि भाई आपको जो डेटा सारा मिल रहा है, बिल्कुल है, आपको डेटा रिस्पॉन्स के अंदर मिल रहा है, और रिस्पॉन्स एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट से किसी की को एक्सेस करते हैं तो डॉट लगा करते हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है जी। अब आते हैं फॉलोइंग। फॉलोइंग क्या है भाई, ये रही, तो क्या होगा यहाँ 20 के बजाय ये पास करूँगा मैं, रिस्पॉन्स डॉट फॉलोइंग। बेहतर, बल्कि बेहतर क्या, मैं रिकमेंड ये करूँगा आपको लिखने से बचें, कॉपी पेस्ट करें। लिखने में गलती हो सकती है आपसे, कॉपी करने में गलती नहीं हो। और अक्सर ये लोग, मैं देखा स्टूडेंट फंसे रहते हैं, कोई एरर, अजीब से एरर आ रहा है, अरे डीबग क्यों, डीबग भी नहीं कर पा रहे होते, क्यों, लिखने में वो फॉलोवर्स में स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी। लिखना है ही नहीं आपने, सिंपल कॉपी पेस्ट करें, क्योंकि लिखने में गलती हो सकती है आपसे, टाइपो हो सकता है, लेकिन कॉपी पेस्ट में गलती नहीं हो सकती। मतलब कॉपी पेस्ट कर सकते हैं तो लिखने में क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करना है, टाइम बचाएं अपना। ठीक है भाई, कर दिया। अब चेक करते हैं ज़रा, मैंने क्या यहाँ पे रिलोड, सबसे पहले भाई मैं आया, मैंने एमटी सबमिट कर दिया फॉर्म, चलिए वैलिडेशन मेरी। अब मैं रखता हूँ कोई यूज़र नेम, कोई बताया ज़रा अपना यूज़र नेम मुझे, स्पेलिंग बताओ, स्पेलिंग बताओ, माइनस से अंडरस्कोर, USMAN, सही है, यही है। मैंने किया एंटर हिट, ये जिसने लगाया हुआ ना थोड़ा बहुत वो बताओ, लगाया हुआ कुछ ना कुछ काम किया हुआ, हाँ बोलो। HAXO अंडरस्कोर 0 अंडरस्कोर माइनस अंडरस्कोर -R, ये यही है। देखो हो गया डायनेमिक अब ये। अब ये आपका हो चुका है डायनेमिक यहाँ पे। अब जिसका यूजर नेम लिखेंगे उसका नाम आता रहेगा। और कोई बता दो अपना भाई, बोलो। GHU LAM। भाई ये अपनी माइनस की आदत ख़त्म करें सबसे पहले तो। माइनस, प्रोग्रामिंग में माइनस कुछ नहीं होता, अंडरस्कोर लगाएं, सेपरेट करने के लिए अंडरस्कोर यूज़ करें। और प्रोफाइल के नेम थोड़े प्रोफेशनल करें, शपाटर वाली प्रोफाइल से परहेज करें, हैक्स और ये पता नहीं क्या क्या, प्रोफेशनल नेम रखें, प्रोफेशनल पिक्चर लगाएं जी। माइनस US घर का एड्रेस है क्या, जल्दी जल्दी बोलो भाई। ये बस भाई घर का एड्रेस लग रहा है तो मुझे, ये आ गए भाई, सही है। अब देखें आप थोड़ा बहुत जो डिज़ाइन इसका, डिज़ाइन जो इसका आउट हो रहा है, ये डिज़ाइन तो आप लोग फिक्स कर सकते हैं खुद ही, HTML से ज़्यादा सिंपल। मेरा असल पर्पस क्या था, आपको बताना है कि डेटा कैसे लाते हैं। अब यहाँ एक मसला है भाई, कोई आया होशियार यूज़र, उसने बोला भाई यूँ 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 सबमिट कर दो, ये तो अनडिफाइंड आएगा, ये गुड यूज़र एक्सपीरियंस है नहीं है, इसको हैंडल करना पड़ेगा। अब ये हैंडल कैसे होगा, ये आप करेंगे। रिसेट कैसे होगा, अभी तो हैंडल करना है ना इसको। मैंने आपको चीज़ बता दी, हिंट दे दी, कब दैन चल रहा है, कब कैच चल रहा है, सब कुछ बता दिया। ये कैच होगा, दैन होगा, दैन होगा ना भाई। अब दैन में किस तरह से होगा, क्या होगा, ये मुझे नहीं पता, ये आप करेंगे। देखते हैं आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है एपीआई से रिलेटेड। कुछ भी नहीं है,
बहुत मतलब 5 मिनट का भी काम नहीं है ये। भाई ये तुम सो रहे होते हो क्या बीच में? भाई करना ये है, करना ये है, नहीं मैं नहीं कराऊंगा। करना ये है सिंपल कि जब कोई इनवैलिड यूजर नेम लिखेगा यहाँ पे जो कि मौजूद ही नहीं है गिटहब पे, और वो एंटर हिट करेंगे तो जाहिर सी बात है इस तरह अनडिफाइंड अनडिफाइंड आएगा सब कुछ। तो ये तो गुड यूजर एक्सपीरियंस तो नहीं है। इस पे आप बस एक अलर्ट दिखा दें, कोई एरर मैसेज दिखा दें, कुछ भी दिखा दें, आपकी मर्जी है, लेकिन ये नहीं आना चाहिए बस। हाँ अलर्ट दिखा दें, सबसे पहले अलर्ट दिखा दें, कुछ रेंडर ही ना करवाएं यहाँ पे, कुछ भी मैं कह रहा हूँ, कुछ भी, बस ये रेंडर ही ना हो यहाँ पे। सिंपल ये फाइल्स का काम होगा थोड़ा बहुत, और एक कंडीशन आपने देखनी हुई कैसे लगेगी। एपीआई मैंने आपको बता दी, एपीआई ये रही गिटहब की, आप यहाँ ब्राउजर पर टेस्टिंग करें दबा के, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये आपने फिक्स करना है इसको। सही है भाई, हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ और रह गई है बस लास्ट, कि अगर कोई बंदा रिलोड कर रहा है, मतलब आपकी फौरन से एप्लीकेशन रेंडर हो रही है, तो एक ये वाला डिफ़ॉल्ट यूआई आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ ये ना है। क्या अगर, क्योंकि जैसी वेबसाइट लोड हो रही है जब तो यूज़र नेम टाइप नहीं कर सकता, कुछ भी एम्प्टी स्ट्रिंग ही होगा, वो जो फॉर्म सबमिट होगा तब जाके यूज़र नेम जाएगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ही वेबसाइट लोड हो तो बाय डिफ़ॉल्ट पे मेरा अपना, या आप लोग के केस में आपका अपना होगा, आपका अपना प्रोफाइल जो है फैच होके आ जाए। ये काम कैसे होगा? लोड इवेंट से। वेरी गुड। आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आ जाएं, आप यहाँ एक इवेंट लगाएंगे, विंडो डॉट, पढ़ा चुका हूँ आपको ये मैं, ऐड इवेंट लिसनर लोड, कि जैसे ही मेरी विंडो लोड हो आप क्या करेंगे, जो काम मैं सबमिट पे करवा रहा हूँ बस आप वो लोड पे करवा देंगे। आप क्या बोलेंगे, भाई जैसे ही ये हो फैच एपीआई कॉल कर लो। सही है, एक काम तो हो गया लोड पे। लेकिन लोड पे चले, ये तो कॉल हो गया, लेकिन अब लोड पे वैल्यू तो नहीं आएगी ना आपके पास, इनपुट की वैल्यू, तो इसको डील करेंगे। आपको पता है, देखें अब थोड़ा सा ना दिमाग लगाए, आपको ये बात पता है कि जब फॉर्म सबमिट हो रहा है तब आप ये इनपुट की वैल्यू यहाँ पे आर्गुमेंट के अंदर भिजवा रहे हैं। अब मुझे बताएं, और ये रिसीव हो रही है पैरामीटर में वैल्यू के नाम से जो यहाँ पास हो रही है। अब वेरी फर्स्ट टाइम जब वेबसाइट लोड हुई तब तो यूज़र ने कुछ भी नहीं डाला होगा, लेकिन फंक्शन तो मैं कॉल करवा दिया यहाँ पे। ये जब फंक्शन कॉल हुआ है तो यहाँ पे वैल्यू के अंदर कुछ भी नहीं जा रहा, तो अगर आप यहीं से अपना यूज़र नेम भिजवा दें तो काम आसान हो जाएगा ना। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ही लोड हो क्या करो, ये भिजवा दो डेव एहतिशाम, लोड पे ये जाएगा, लेकिन जब फॉर्म सबमिट होगा, सबमिट पे जाने से पहले ये लोड इवेंट सिर्फ एक दफ़ा चलता है जब वेबसाइट लोड हो रही है, फिर जब सबमिट करेंगे तो हर दफ़ा ये इवेंट चलेगा। हो गया काम आसान। अब लोड पे भले ही आपके एचटीएमएल में रखा हुआ भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये डुअल आर्गुमेंट नहीं है, इस चीज़ को समझो, ये डुअल आर्गुमेंट नहीं है, आर्गुमेंट एक ही है, भिजवाने का टाइम अलग अलग है। यहाँ पे देखें इस फंक्शन के अंदर जो रिसीव हो ना पैरामीटर, यहाँ पे कहाँ गया ये, नहीं ये नहीं, ये इस वैल्यू को नहीं पता मैं कहाँ से आ रहा हूँ, और इसको ना परवाह है कि मुझे कहाँ से भेजा जा रहा है, इसको परवाह किससे कि भाई इस वैल्यू के अंदर कुछ ना कुछ आए जो यहाँ पे जाए, और वो एक सिंगल चीज़ ही होगी हमेशा। इतनी बात समझ में आ रही है? अब फर्क बस ये है कि मैं इस वैल्यू के अंदर लोड पे यहाँ से भिजवा रहा हूँ टेक्स्ट, एक दफ़ा बस, और उस टाइम में यहाँ भिजवा रहा हूँ जो रिसीव होगा इस वैल्यू के अंदर। उसके बाद ये लाइन कभी भी नहीं चलेगी आपकी, ये इवेंट आपका कभी भी नहीं चलेगा। उसके बाद हर दफ़ा जो वैल्यू जाएगी इसके अंदर कहाँ से जाएगी, सबमिट से जाएगी, ये यहाँ से इनपुट वैल्यू। तो इन दी एंड आर्गुमेंट तो एक ही जा रहा है ना, जगहें अलग अलग हैं, टाइमिंग्स अलग अलग है, लेकिन रिसीव एक ही वैल्यू हो रही है। क्लियर है बात आपको, समझ में आ रहा है? तुम्हें भाई हीरो कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो आप लोग, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये बिल्कुल एज रिएक्ट के अंदर भी सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है, यही पूरा रिएक्ट के अंदर भी सेम है एपीआई फैच करने का तरीका। लेकिन एपीआई फैच कहाँ करते हैं वो जगह थोड़ी डिफरेंट है वहाँ पे, वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एपीआई कॉल इस तरह ही होती है वहाँ पे भी। अब ज़रा चेक करते हैं इसको, मैंने किया यहाँ पे, अब देखिए रिलोड कर रहा हूँ पेज में, रिलोड किया मैंने, रिलोड क्यों नहीं हुआ भाई, क्या हो गया, प्रोफाइल क्यों नहीं आ रही भाई? ओके एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इसको ज़रा मैं कमेंट करता हूँ। नहीं कोई मसला हो रहा है,
नहीं नहीं, लाइव सर्वर का तो इशू नहीं है। खैर नेटवर्क टैब में आओ। फैच तो हो रहा है लेकिन ज़रा डीबग कर दूँ थोड़ा कोड को। भाई मैंने इसको बोला ऑनलोड के ऊपर फैच एपीआई कॉल करो, यहाँ पे ही भिजवा दो। ओके देखें ज़रा आप गौर करें। रिटर्न क्या नहीं करवाया? नहीं, मसला ज़रा बताया मुझे क्या है, आप लोग ही बताएंगे क्या मसला है। देखिए फैच एपीआई जो मैंने कॉल करवाया है ना, ये तो कॉल हो रहा है। क्या प्रूफ है भाई इस बात का? इस बात का प्रूफ ये है कि मैं यहाँ आता हूँ, मैं कंसोल लगाता हूँ, यहाँ पे कंसोल कर दो भाई, आई एम। देखते हैं डीबगिंग की स्किल्स कितनी अच्छी हैं आप लोगों की। ठीक है, कंसोल में आया मैं, रिलोड किया मैंने, फंक्शन तो कॉल हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा लेकिन मुझे क्या मजा है। देखो ना कोड सामने है आपके। हम्म, ये ये हाँ तो ये यहाँ इनपुट से जो वैल्यू उठती है स्ट्रिंग ही उठती है, वो भी इनपुट से जब भी आपकी वैल्यू उठती है ना वो स्ट्रिंग ही उठती है, चाहे आप नंबर भी पास कर रहोगे ना वो भी एज अ स्ट्रिंग ही उठेगा वहाँ से। जी इनपुट से ये मैं यहाँ से इनपुट से वैल्यू उठा रहा हूँ, तो इनपुट से जब भी वैल्यू उठती है स्ट्रिंग ही उठती है, कोई और मसला है? सोचो तो दिमाग लगाए ज़रा, बता देंगे। देखिए ये फंक्शन यहाँ कॉल हो रहा है, तो ये रहा ना भाई, फैच एपीआई का फंक्शन कॉल कर दिया ना मैंने, फैच एपीआई कॉल किया, इसका मतलब ये पूरा फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे, ये पूरा सारी लाइनें चल रही हैं यहाँ पे। दोबारा से कॉपी पेस्ट क्यों करूँ मैं? रिटर्न डेटा क्या? भाई मैंने रिटर्न तो करवा दिया डेटा, डेटा का रिटर्न करवाने के बाद ये जो एच टी एम एल ये थोड़ी चल रही मेरी, नहीं समझे? यहाँ जो ये रेंडर हो रहा है एपीआई हिट होने के बाद, वो क्या रेंडर हो रहा है? जो ये वाला कोड है, ये कोड तो सिर्फ और सिर्फ जब चलेगा जब आपका फॉर्म सबमिट होगा। लोड पे मैंने फंक्शन तो कॉल करवा दिया एपीआई का, लेकिन मैंने एचटीएमएल तो ये बोला नहीं कि भाई एचटीएमएल तो रेंडर करवाओ, बोला नहीं, बोला इसको मैंने नहीं बोला, मैंने कहीं मैंने सिंपल इसको एपीआई कॉल करवाई है। इसका मतलब ये एल्स नहीं चल रहा है यहाँ पे, और एल्स आपको पता है कब चलेगा? जब फॉर्म सबमिट होगा। ऐसी है। अब इसका डिफरेंट तरीके हैं करने के, इसको डिफरेंट तरीके करने के। भाई मुझे सबसे अच्छी अप्रोच क्या लगेगी इसके लिए, वो ये लगेगी कि मैं इसको भी सेपरेट करूँ। मैं यहाँ लिखूँ एक फंक्शन बनाऊँ कॉन्स्ट, क्या लिखें इसको, रेंडरिंग HTML। एक फंक्शन बनाया मैंने, ये क्या करेगा भाई, ये आपसे एक रिस्पॉन्स लेगा जो एपीआई से आ रहा है, ठीक है। और ये जो रिस्पॉन्स डॉट डॉट करके मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है, ये जो कार्ड है ना, अच्छा एक काम करता हूँ, इसको मैं इसको उठा भी वहीं लेता हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं इसको फॉर्म के अंदर उठा रहा हूँ, आपको पता है फॉर्म कब चलेगा? जब आपका सबमिट होगा। तो लेकिन मुझे रिलोड पर सबमिट पे थोड़ी करना, रिलोड मुझे रिलोड पे उठाना है, तो मैं इसको इसी के अंदर रख देता हूँ। या बल्कि एक काम और भी हम कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ से भी उठा सकता हूँ, फॉर्म सबमिट के बाहर रहने देता हूँ, कोई मसला तो नहीं होगा। सबमिट इवेंट तो जब चलेगा सबमिट होगा, बाकी सारा कोड तो चलेगा ना, तो मैं इसको उठा यहीं लेता हूँ कार्ड कंटेनर को। लेकिन रेंडरिंग वाला जो पूरा प्रोसेस है उसको मैं यहाँ से कट करता हूँ। थोड़ा सा कोड कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको, लेकिन थोड़ा सा इसको मैंने समझने के थोड़ा सा वो कर दिया, इसको ऑर्गेनाइज में कर दिया। और ये पूरा का पूरा उठा के मैं यहाँ ले गया, कार्ड कंटेनर की पूरी लॉजिक उठा के मैं यहाँ ले गया। अब सबसे पहले जो सबमिट वाला काम था ना, पहले वो पूरा करते हैं, कि वो तो नहीं बिगड़े ना। पहले सबमिट पर काम चल रहा था हमारा सक्सेसफुल, पहले उसको सही करते हैं। अब वो सही कैसे होगा? आपको पता है भाई यहाँ से इनपुट की वैल्यू आ चुकी है, सही है, एल्स चल गया, यहाँ पे फैच एपीआई हो गया, फैच एपीआई रिस्पॉन्स मुझे यहाँ से मिल रहा है। अब मैं करूँगा, जैसे ही आऊँगा ना, मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा यहाँ से, रेंडरिंग HTML को कॉल किया। रेंडरिंग HTML कहाँ है? ये रहा, ये आपसे क्या लेता है? एक रिस्पॉन्स। और इस रिस्पॉन्स के अंदर क्या पास कर दूंगा? जो रिस्पॉन्स मुझे यहाँ से रिसीव हो रहा है एपीआई से, रिस्पॉन्स को मैं यहाँ पास करूँगा, ये यहाँ जा रहा है आर्गुमेंट में, रिसीव पैरामीटर में होगा, और पूरी HTML बना के मुझे दे देगा ये।
मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, दोबारा देखते हैं इसको। अभी लोड को हटा दें, थोड़ी देर के लिए लोड को हटा देते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए लोड को, मैंने थोड़ा कोड को रिफैक्टर कर दिया, समझ लें। नहीं नहीं, लोड का कोई मुश्किल थोड़ी है जना। देखें कुछ भी नहीं है भाई। सबसे पहले ये फॉर्म हैंडलिंग हो रही है यहाँ पे, फॉर्म सबमिट हुआ, एल्स चलेगा आपका, अगर सक्सेसफुल सबमिट हुआ। यहाँ पे मैंने क्या किया, फैच ईपीआई को कॉल कर दिया। फैच ईपीआई ये रहा जो आपसे एक वैल्यू लेगा, उसके हिसाब से फैच करके लाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? हेलो नबील भाई, इतना खतरनाक आपने फेस बनाया हुआ है कि पता नहीं वो रॉकेट साइंस समझ रही है, ठीक है। अब फैच एपीआई के अंदर मैंने एक इनपुट वैल्यू पास कर दी जो यहाँ से आ रही है। अब जब ये पास करी है, रिसीव कहाँ होगी? यहाँ पे पैरामीटर में रिसीव होगी। जो आर्गुमेंट पास किया ये यहाँ से जाके फैच करके डेटा लाएगा और ये डेटा रिटर्न हो रहा है। आपको पता है डेटा रिटर्न हो रहा है तो क्योंकि प्रॉमिस है तो डैन कैश में हैंडल होगा। डॉट डैन मैंने किया, रिस्पॉन्स यहाँ मुझे मिलेगा, ठीक है। यहाँ मुझे रिस्पॉन्स मिल गया। अब पहले ही मैं क्या कर रहा था, यहीं से पूरी पूरी एचटीएमएल को उठा के इधर ही पेस्ट कर रहा था, रिस्पॉन्स डॉट कर करके सारा काम करवा रहा था। अब फर्क ये है कि उस एचटीएमएल को उठा के मैंने एक फंक्शन में रख दिया, रेंडरिंग एचटीएमएल का फंक्शन बनाया और मैंने बोला भाई ये क्या करोगे, कार्ड कंटेनर के अंदर पूरी एचटीएमएल उठा लेगा। समझ में आ रही बात? अब कार्ड कंटेनर पूरी एचटीएमएल रख देगा, रिस्पॉन्स इसको एक चीज़ मिल रही रिस्पॉन्स, जिसके जरिए मैंने सारा रिस्पॉन्स डॉट करके जो पहले काम करवा रहा था वो मैंने एक फंक्शन में रख दिया। अब बजाय मैंने पूरी पूरी एचटीएमएल को यहाँ रखने के, मैंने क्या करा, इस फंक्शन को उठाया और यहाँ पास कर दिया दैन के अंदर या इसके अंदर, दैन के अंदर। और रिस्पॉन्स के अंदर मैंने क्या भिजवा दिया, जो रिस्पॉन्स मुझे एपीआई से मिल रहा है। बात तो एक ही हो गई ना, बस समझ, इस चीज़ों को मैंने सेपरेट कर दिया। पहले यहीं पे पास कर दी थी पूरी एचटीएमएल, एचटीएमएल को उठा के एक फंक्शन में रख दिया, उस फंक्शन को पास कर दिया यहाँ पे। ये ऐसी बात है जैसे अभी इन्होंने कहा था। कौन सा पैरामीटर? ये देखिए, रेंडरिंग एचटीएमएल आपसे एक पैरामीटर लेता है रिस्पॉन्स, जिसके हिसाब से पूरा डॉट डॉट करके डेटा आपका चलेगा। अब ये रिस्पॉन्स के अंदर मैंने कुछ भिजवाना तो पड़ेगा ना पैरामीटर के अंदर, तो ये आर्गुमेंट के अंदर मैंने यहाँ पे ये वाला रिस्पॉन्स भिजवा दिया तो मुझे रिसीव होगा यहाँ पे। समझ में आ गया? अभी लोड को छोड़ दो 2 मिनट के लिए, अभी लोड को भूल जाओ, अभी बस ये वाली पहले चीज़ क्लियर करो। और ये रिसीव हो रहा है यहाँ पे, जिसके हिसाब से पूरा डेटा बन के आ रहा है। चलो मैं लिख देता हूँ, हेयर रिस्पॉन्स इज कमिंग, या रिस्पॉन्स नहीं करो, इसको करो रिस्पॉन्स पैरामीटर इज कमिंग फ्रॉम डॉट देन। सही है, सबकी ज़रूरत नहीं है ना, बता तो दिया। अरे भैया फंक्शन क्या कर रहा है, दिस फंक्शन इज रेंडरिंग HTML। नाम से वैसे मैं कोशिश करता हूँ नाम ही इस तरह के रखता हूँ कि आपको पता लग जाए। क्या लिखूँ यहाँ पे भाई? तो एक काम करो फिर, ये जो लाइन मैंने यहाँ लिखी है ना, आई थिंक ये मुझे यहाँ लिखनी चाहिए। फिर इसको यहाँ से कट करो और ये यहाँ लिख दो लाइन। सही है? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि दिस फंक्शन रेंडरिंग कर रहा है यहाँ पे। समझ में आ गया भाई? अब देखें जैसी रेंडरिंग कॉल होगा यहाँ पे, ये जाएगा कार्ड कंटेनर, आपको पता है उठाएगा कहाँ से, यहाँ से उठाएगा। सही है? पहले ज़रा देखते हैं कि सबमिट वाला सही चल रहा है, फिर लोड पे आते हैं। ये समझ में आ गया? इतना समझाया अभी तक? जी बिल्कुल ऐसी है। कोड थोड़ा साफ सुथरा हो गया आपका, बस अब ये कह सकते हैं, हर चीज़ सेपरेट हो गई है। अच्छा पहले तो मुझे सबमिट करना है ना, मैं आया यहाँ पे फॉर एग्जांपल डेफ आ गया यहाँ पे। अभी डिज़ाइन को छोड़ दें, अभी हमारा डेटा पे फोकस है। प्रॉपर सक्सेसफुल से फैच हो गया, ठीक है। अब लोड पे आ जाते हैं। अब कुछ नहीं करना, मैंने लगा भाई ये काम मुझे लोड पे भी करना है, लोड के मैंने फैच पे कॉल करवा दिया। फैच पे कॉल करवाया, आपको पता है फैच पे कॉल होगा तो ये कॉल होगा, यहाँ से डेटा वेटा बन के आएगा, डेटा रिटर्न हो जाएगा। अब जब डेटा रिटर्न हो रहा है तो मुझे, आपको पता है डॉट देन में डील होगा, ये भी फिर होगा नहीं होगा, क्योंकि प्रॉमिस है। यहाँ भी मुझे कोई रिस्पॉन्स मिलेगा। अब समझ रहे होंगे आप लोग, क्या करूँगा अब मैं इस रिस्पॉन्स को कहाँ भिजवाऊँगा? ऊपर कहाँ?
रेंडरिंग, वेरी गुड, रेंडरिंग HTML। अब आप बोलेंगे भाई यहाँ पे अगर रेंडरिंग HTML करो और वहाँ क्या भिजवा दो? बिल्कुल, पैरामीटर आर्गुमेंट में खेलना है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिएक्ट के अंदर ना आपने करना ही बस यही है। मैं आपको बता रहा हूँ, रिएक्ट के अंदर आपने करना ही यही है, पैरामीटर पास करें, रिसीव आर्गुमेंट में कर रहे हैं, पैरामीटर सॉरी आर्गुमेंट में पास करें डेटा, रिसीव कर रहे हैं पैरामीटर में, वहाँ पे करना ही यही है, और कोई काम ही नहीं है वहाँ पे, इसी से खेलना है हमें बस वहाँ पे। तो ये जितना अच्छा आप कर सकते हैं ना अपना पैरामीटर आर्गुमेंट, उतना अच्छा कर लें इसको। चेक करते हैं भाई, मैं आ गया यहाँ पे, मैंने किया रिलोड, हो गया फैच। अब रिलोड पे मेरा अकाउंट फैच हो रहा है। अब मैं आता हूँ भाई, बताओ कोई ज़रा छोटा इसका नाम हो भाई। अबे भाई तुम पहले जीरो ओ बोलते हो, फिर क्या तो जीरो नहीं है बस। चल रहे प्रॉपर। अब रिलोड पे भी फैच होके आ रहा है और वैसे भी फैच होके आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग में स्टाइलिंग आप इसकी देख लें अपने हिसाब से भाई। अब ये यहाँ पे मैंने इमेज कंटेनर को वैसे दिया तो था कुछ ना कुछ स्टाइलिंग, ओवरफ्लो हिडन था यहाँ पे। ये जो इमेज है इसको यहाँ देते हैं विथ 100% हाइट परसेंट, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। स्टाइलिंग आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कोई उसका मसला नहीं है। मेरा पर्पज़ असल समझाना था, वो आपको मैं समझाना था डेटा। पैडिंग की नीड नहीं है बस हमें यहाँ पे। इमेज कंटेनर में आता हूँ मैं, CSS की फ़ाइल कहाँ है यहाँ पे, पैडिंग की हमें यहाँ पे नीड नहीं है। सही है, रिलोड पे मेरा अकाउंट आया और क्या नाम था भाई तुम्हारा, ये रहा, सबमिट किया फॉर्म, ये आ गया। ठीक है भाई, तो ये आपकी एक पूरी गिटहब की ऐप तैयार हो गई है। अब इसको अच्छा सा UI बनाएं, डिज़ाइन करें प्रॉपर, और इसके अंदर तो मैंने बहुत थोड़ा सा डेटा लेके आया हूँ, आपके पास डेटा की पूरी लिस्ट है। नहीं नहीं, ये कुछ भी नहीं है, ये कचरा UI है, ये कुछ भी नहीं है। अच्छा भाई, UI चाहिए मुझे बहुत बेहतरीन किस्म का। ने बना लिया, आया तो नहीं भाई, इस इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो गया तो आप, ये चल रहा है यहाँ पे टेक जोन। दिखाओ, अरे टाइप कर लेते हैं यार, HTTPS GitHub यूज़र फाइंडर। डिप्लॉयमेंट हो गई थी आराम से, डिप्लॉयमेंट सिखा चुका हूँ मैं आपको, इसलिए कि अब हर प्रोजेक्ट के मुझे URL चाहिए। कोड तो बाद में देखेंगे, पहले URL देखेंगे। ओह नाइस, वेरी नाइस। देखिए इतना अच्छा UI बनाया भाई इसने, लेकिन इससे भी अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, इससे अच्छा चाहिए मुझे। मतलब कुछ ऐसा बनाएं कि वेबसाइट लोड हो, ये चीज़ें उड़ती हुई हैं, एनिमेशन करें, कुछ इस तरह कुछ बना के लाएं। नहीं नहीं, कोड ही है। कोड है। सही है भाई। क्या बूटस्ट्रैप लगाई, क्या लगाई, मीडिया क्यूरी, मीडिया भी लगाई हुई है। कोड देखें तुम्हारा जाएगा मुझे तो। नाइस। ये कोड तुमने खुद किया, कहीं से उठाया है? खुद किया है? ये नेस्टेड क्यों किया हुआ इसको यहाँ पे? सास लगाई है, ओके। अच्छा ये रही ना, सही है ना, SCSS सही है, ठीक है नाइस भाई, बेहतरीन। वैसे आपके लिए, सिर्फ आपके लिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आपने सास यूज़ करी हुई है, तो इसलिए आपके लिए बता रहा हूँ। सास क्यों यूज़ करते हैं वैसे? नेस्टिंग करने में थोड़ी आसानी होती है, और एक्स्ट्रा क्लासेस उतना करनी पड़ती हैं कि एक ही चीज़ पर नेस्टिंग हो जाती है सास पर। अब CSS के अंदर जो ना, इसकी सपोर्ट आ गई है नेस्टिंग की,
अभी लेटेस्ट CSS की वो आई है अपडेट कि जो नॉर्मली सास को लोग यूज़ इसलिए करते थे, मैं भी इसलिए करता था कि भाई एक्स्ट्रा कोड नहीं करना पड़ेगा, नेस्टिंग सपोर्ट करता है ये। मल्ट बार बार मुझे अभी हेडिंग हेडिंग नहीं लगाना पड़ेगा, नेस्टिंग करके मैं काम कर लूँगा। लेकिन अब CSS के अंदर ये सपोर्ट आ गई है, आप डायरेक्टली विदाउट सास की फाइल बनाए डायरेक्टली भी काम कर सकते हो, उसमें भी कर सकते हो। तुम्हारी नॉलेज की बता रहा हूँ, तुम थोड़ा रिसर्च करना इस पर जाके, अगर कुछ नई चीज़ें दिखे तो मुझे ही बताना आके कि सर मैंने देखा था मुझे ये नया मिला है, हो सकता है मेरी कोई नॉलेज में इजाफा हो जाए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ नॉलेज के लिए कि अब हम CSS के अंदर भी इसकी सपोर्ट आ गई है, सास वाली। सही है, रेडी है, क्या है बताओ URL। ठीक है भाई, अभी तो हार्ड कोड रखा होगा आपने, लेकिन इसको डायनेमिक करके लाना है। ठीक है, हाँ बोलो भाई। पूरा एड्रेस होगा तुम्हारा तो बस एक काम करना, फाइनल दिखाना मुझे फिर। देखते हैं भाई UI। वाह भाई, काम करता है भाई अंडा ये। हम्म, आ गया भाई रैपो में। कहाँ जाऊँ? ऐप फाइंडर ऐप, गुड है भाई। URL कहाँ है? ओके, अबाउट में डाला हुआ है, सही है। अरे बेहतरीन, नाइस। इसको थोड़ा और साइड कर दो बस, इसकी पोजीशन। ओह, लाइट डार्क भी कर रहे हो? सही है, गुड है। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने जो बेस सेट करी हुई है ना वो बड़ी अच्छी लगी, कि आप मतलब जो करना चाह रहे हो इसके अंदर, तो वो बहुत अच्छा लगा। इसको बाद थोड़ा सा राइट करो, UI थोड़ा सा ख़राब हो रहा है इसका, बाकी बेहतरीन है। भाई वो बाद में देखते रहना, लैपटॉप चार्ज नहीं है। बस बस, अभी आपका ऑफ हो गया आज।